हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो ये हमारा फूड सेफ्टी एक्ट का सेशन है, ठीक है, जिसके कुछ सेक्शंस हम कवर कर चुके हैं और इसके बाद अब हम आगे के सेक्शंस को कवर करेंगे। ओके, तो पिछले क्लासेस में हमने सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 को कवर किया है और आज हम कवर करेंगे सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7। ओके, तो अच्छा, पिछले क्लास में हमने एक ये दो पॉइंट्स हमने छोड़ दिए थे गलती से, ठीक है, तो इसको आज हम देख लेते हैं ज़रा सा। ठीक है, तो इसको आज हम लोग देख लेते हैं तुरंत जल्दी जल्दी से। तो जहाँ हमने ये पढ़ा था सेक्शन 5 जो हमने पढ़ा था, कॉम्पोजिशन ऑफ फूड अथॉरिटी एंड क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स चेयरपर्सन एंड देयर मेंबर। ओके, तो इसके लास्ट के दो पॉइंट जो थे वो हमने छोड़ दिए थे। तो जब क्या लिखा, द चेयरपर्सन शैल बी अपॉइंटेड by the central government from amongst the persons of eminence in the field of food science or from amongst the persons from administration who have been associated with the subject and is either holding or has held the position of not below the rank of secretary to the government of India। ठीक है, तो जो हमारे चेयरपर्सन है फूड अथॉरिटी के, उनके बारे में क्या कहा जा रहा है कि उनको जो अपॉइंट करेंगे वो कौन करेंगे, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करेंगे। ओके, जो कि किसी फूड साइंस की फील्ड से बिलोंग करते हो या फिर इस फील्ड में उनका स्पेशल कुछ नॉलेज हो, ऐसे किसी पर्सन को हम चेयरपर्सन सिलेक्ट करेंगे। ओके, और जिनका रैंक कैसा होना चाहिए, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नीचे के रैंक के वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, एंड अगला फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स इंक्लूडिंग पार्ट टाइम मेंबर्स other than the ex officio members of the food authority may be appointed by the central government on the recommendation of the selection committee। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो हमारे चेयरपर्सन है एंड जो मेंबर्स है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कह रहा है अदर देन द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ठीक है, तो जो हमने 7 मेंबर्स शुरू में देखे थे एक्स ऑफिशियो मेंबर जिनको हमने कहा था, उनके अलावा बाकी जितने भी मेंबर्स होंगे प्लस जो चेयरपर्सन होंगे, ठीक है, उनको अपॉइंट करेंगे कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। लेकिन किसके रिकमेंडेशन से उनको अपॉइंट करेंगे, सिलेक्शन कमेटी जो है इनको रेकमेंड करते हैं कि इन पर्सन्स को आप चेयरपर्सन या तो मेंबर्स के हिसाब से अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन कमेटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे अपने अगले सेक्शन में। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या कहता है, द चेयरपर्सन ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस। ठीक है, तो हमारे जो फूड अथॉरिटी के चेयरपर्सन होंगे वो किसी भी दूसरे और ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते, मतलब एक साथ वो दो दो ऑफिस नहीं संभाल सकते। ओके, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्लास को, फूड सेफ्टी एक्ट का। तो सेक्शन 6 हमारे क्या कहता है, सिलेक्शन कमेटी फॉर सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ फूड अथॉरिटी। एंड सेक्शन 7 क्या कहते हैं, टर्म ऑफ ऑफिस, salary allowances and other conditions of service of chairperson and members of food authority। ओके, तो पहला सेक्शन जो हमारा है सेक्शन 6, उसमें कहता है कि सिलेक्शन कमेटी फॉर सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ फूड अथॉरिटी। तो अभी हमने देखा कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो क्या करता है, रेकमेंड करता है पर्सन्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड करता है कि इन पर्सन्स को हम मेंबर या तो चेयरपर्सन के हिसाब से अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिलेक्शन कमेटी कौन होते हैं, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल for the purpose of selection of chairperson and the members other than ex officio members of the food authority constitute a selection committee consisting of। तो ये जो सिलेक्शन कमेटी है इसको भी कौन बनाएगा, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएंगे। ओके, क्या करने के लिए, चेयरपर्सन और मेंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स नहीं होंगे। जो 7 हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे जिनको हमने अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से ले आए थे, वो उन 7 मेंबर को छोड़कर बाकी के जितने मेंबर्स होंगे उनको सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करेगा, रिकमेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट इज, इसमें बता रहा है कि इन सिलेक्शन कमेटी में अब कौन कौन से पर्सन रहेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं।
पहला जो है कैबिनेट सेक्रेटरी रहेंगे एज ए चेयरपर्सन, किसके? चेयरपर्सन ऑफ सिलेक्शन कमिटी, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे जो चेयरपर्सन होंगे। सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट एज द कन्वीनर मेंबर, ठीक है। तो सेक्रेटरी इन चार्ज जो है अलग अलग उन मिनिस्ट्री के या उस डिपार्टमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे इस एक्ट के, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है Secretary in charge of the ministries or department of the central government dealing with health, legislative and personal members. Okay, तो secretary in charge किस किस ministries और department के जो health से deal करते होंगे, ठीक है, legislative legal matter से deal करते होंगे, या तो personal मतलब जो भी उनमें members होंगे जो लोग उसमें काम करेंगे personal department में, उनमें उनके उस department के secretary in charge, ठीक है। अगला है चेयरमैन ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड मेंबर। तो पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड मेंबर जो है उसके जो चेयरमैन होंगे वो हमारे सिलेक्शन कमेटी में आ जाएंगे। अगला है एन एमिनेंट फूड टेक्नोलॉजिस्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज मेंबर, ठीक है। तो इसमें जो है कोई एक एमिनेंट टेक्नोलॉजिस्ट होगा जो फूड के फील्ड से रिलेटेड होंगे, ठीक है, जिनको हमारे कौन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नॉमिनेट करेंगे, ओके, एज अ मेंबर, ठीक है। इसके बाद हमारे कहता है एक्सप्लेनेशन में फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ई, इसके बारे में कह रहा है पर्पस ऑफ क्लॉज ई, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉमिनेट अ पर्सन फ्रॉम अमॉन्गस्ट पर्सन्स होल्डिंग द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर or the head by whatever name called of any national research or technical institution। तो इस पॉइंट के बारे में कह रहे हैं कि ये जो एमिनेंट फूड टेक्नोलॉजिस्ट को हमने नॉमिनेट किया सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे नॉमिनेट किए, तो कौन होनी चाहिए? किसी ऐसे नेशनल रिसर्च या फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के या तो डायरेक्टर होने चाहिए, हेड होने चाहिए, या इसी पोस्ट के इसी रैंक के किसी पर्सन को हम फूड टेक्नोलॉजिस्ट के हिसाब से उन्हें नॉमिनेट करेंगे, ओके। अगला पॉइंट है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल within 2 months from the date of occurrence of any vacancy by reason of death, the resignation or removal of the chairperson or any member of the food authority, and 3 months before the superannuation or completion of the term of office of chairperson or any member of that authority, make a reference to the selection committee for filling up of the vacancy। इस पॉइंट में क्या कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जब किसी पोस्ट में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, जब कोई पोस्ट खाली हो जाता है, चाहे वो डेथ की वजह से हो या फिर रेजिग्नेशन की वजह से हो या फिर रिमूवल के कारण हो, ऐसा कोई वैकेंसी जब क्रिएट हो जाता है, चाहे वो चेयरपर्सन का वैकेंसी हो या फिर वो किसी मेंबर का वैकेंसी हो, तब क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट कि विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर ही जो हमारा सिलेक्शन कमेटी था, ठीक है, उनको बताएगा कि यहाँ पर भाई वैकेंसी में, तो आप जो है रिकमेंडेशन अपना जारी कर दीजिए ताकि हम इन वैकेंसीज को फिल कर सकें, ठीक है। और ये 2 मंथ जो टाइम पीरियड है ये तब होगा जब हमारे डेथ, रेजिग्नेशन या फिर रिमूवल के वजह से वैकेंसी क्रिएट होगी। और जब हमारा ये वैकेंसी क्रिएट होगा, वैकेंसी तो खैर इसमें क्रिएट नहीं होता, जब हमारा टर्म कंप्लीट होने को आएगा, सुपर एनिमेशन होगा, टर्म कंप्लीट होने को आएगा, उससे 3 महीने पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है प्रिपरेशन लेना पड़ जाएगा कि हमारे सिलेक्शन कमेटी को वो बताए कि आप भाई रिकमेंडेशन बनाने के काम में आप लग जाइए, ताकि 3 महीने पहले से ही प्रोसेस हम जारी कर देते हैं कि पोस्ट जैसे ही खाली होती है, टर्म जैसे ही कंप्लीट होता है, तो हम उन वैकेंसीज को तुरंत फिर फिल कर सके, ठीक है। तो ये 3 मंथ्स कब है और ये 2 मंथ्स कब है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ओके। The selection committee shall finalize the selection of the chairperson and members of the food authority within 2 months from the date on which the reference is made to it। तो सिलेक्शन कमेटी जो भी रिकमेंडेशन देते हैं उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जिन्हें भी उस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जिन पर्सन को भी बनाना चाहेगी
सिलेक्शन कमेटी को वो बता दिया जाएगा कि इन पर्सन्स को हमने सिलेक्ट करा है, इन पर्सन्स को आप या तो चेयरपर्सन के लिए या तो मेंबर्स के लिए सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही ये बताया जाएगा उसके विद इन 2 मंथ्स, ठीक है, ये टाइम पीरियड कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द रेफरेंस इज मेड टू इट, उसके अंदर ही आपको सिलेक्ट कर लेना है कि कौन कौन से हमारे मेंबर बनेंगे या तो कौन हमारे चेयरपर्सन बनेंगे, ओके। द सिलेक्शन कमिटी शैल रिकमेंड a panel of 2 names for every vacancy referred to it, okay। तो सिलेक्शन कमेटी जब रिकमेंडेशन बनाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो हर एक वैकेंसी के लिए मतलब हर एक सीट के लिए 2 पर्सन्स का नाम वो रिकमेंड करेंगे, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उन दोनों पर्सन्स में से किसी एक पर्सन को सिलेक्ट करती है उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, ओके। नेक्स्ट इज बिफोर रिकमेंडिंग एनी person for appointment as a chairperson or other member of the food authority, the selection committee shall satisfy itself that such person does not have any financial or other interest which is likely to affect prejudicially his functions as a member। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी भी पर्सन के नाम को रिकमेंड करने से पहले ये सिलेक्शन कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अच्छे से जांच कर ले और देख ले कि जिन्हें भी वो रिकमेंड कर रहे हैं एज अ मेंबर और एज अ चेयरपर्सन, वो किसी भी तरीके से फिनेंशियल या फिर कोई भी अदर इंटरेस्ट उनका ना हो इस पोजीशन को लेकर, ठीक है, जो कि उनका एज अ मेंबर और एज अ चेयरपर्सन अपना वो पोजीशन का गलत फायदा उठा सके, ठीक है। ये सारी चीजें देखना इसका काम है, सिलेक्शन कमेटी का काम है। उसके बाद क्या कह रहा है, नो अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन और अदर मेंबर ऑफ द फूड अथॉरिटी शैल बी इनवैलिड merely by reason of any vacancy in the सिलेक्शन कमेटी। अब क्या कह रहे हैं, जो सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स थे वो सारे लोग मिलकर हमारा नाम सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं मेंबर के लिए या तो चेयरपर्सन के लिए। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर सिलेक्शन कमेटी में ही कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, मान लीजिए हमारे सिलेक्शन कमेटी में जितने भी टोटल मेंबर्स थे उनमें से कोई एक मेंबर या किसी एक पोजीशन में कोई वैकेंसी आ गई, ये चीज़ कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा किसको, हमारे सिलेक्शन प्रोसेस को, हमारा जो चेयरपर्सन और जो मेंबर्स का सिलेक्शन प्रोसेस है उनको ये किसी भी तरीके से इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्या समझ आया कि सिलेक्शन कमेटी में अगर कोई, ये इधर एक सिलेक्शन कमेटी है, ओके, और ये सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है, इन पर्सन्स को चुन रही है, ठीक है। ये हमारी फूड अथॉरिटी के पर्सन्स है, ठीक है, फूड अथॉरिटी के पर्सन है, इनको ये सिलेक्ट कर रही है। अब इस सिलेक्शन कमेटी में अगर कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो मेंबर और चेयरपर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं इसमें कोई इफेक्ट इनमें नहीं आएगा, ठीक है। वैकेंसी किसमें होनी नहीं होनी चाहिए, इस पोजीशन पे किसी भी चेयरपर्सन या किसी अदर मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी, इसमें कभी वैकेंसी नहीं आनी चाहिए। जैसे ही वैकेंसी आएगी हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने देखा कि अगर इसमें कोई वैकेंसी क्रिएट होती है तो विद इन 2 मंथ्स हमें या तो विद इन 3 मंथ्स हमें उस वैकेंसी को फिल कर देना, ओके। चलिए नेक्स्ट है सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 में क्या कहता है, टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरी अलाउंसेस एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ फूड अथॉरिटी, ओके। तो इसमें क्या कहता है, जो चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स अदर देन द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स shall hold office for a term of 3 years, shall hold office for a term of 3 years from the date on which they enter upon their offices and shall be eligible for reappointment for a further period of 3 years, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे सेक्शन 7 में क्या है, टर्म ऑफ ऑफिस की मेंबर जो है या फिर चेयरपर्सन जो है हमारे कितने साल के लिए वो टर्म ऑफ ऑफिस उनका होगा, उनका सैलरी क्या होगा, अलाउंसेस क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि चेयरपर्सन हो या फिर जो हमारे बाकी के मेंबर्स होंगे 22 मेंबर्स, उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, 3 इयर्स होगा, ठीक है, 3 इयर्स। और इनको ही फर्दर फिर से रीअपॉइंट किया जा सकता है, जैसे इनका 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा
इनको वापस से रीअपॉइंट किया जा सकता है फॉर अनदर 3 ईयर्स। मतलब टोटल ये कितने साल के लिए हो सकते हैं, 3 + 3 ईयर। ठीक है, 3 ईयर्स इनका कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगेन हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं दूसरा 3 साल के लिए। ओके, तो 2 बार इनको सिलेक्ट हम कर सकते हैं एक ही पर्सन को। ओके, प्रोवाइडेड दैट द चेयरपर्सन शैल नॉट होल्ड ऑफिस एज सच आफ्टर ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 65 ईयर। ठीक है, इसमें एक और कंडीशन लगा दिया गया हमारा कि हम ये 3 3 ईयर्स करके 2 बार तो हम चुन सकते हैं, लेकिन अगर उस चेयरपर्सन, यहाँ पे याद रखिएगा कि चेयरपर्सन की बात की जा रही है। ठीक है, कि चेयरपर्सन की एज अगर 65 ईयर्स हो चुकी है तो फिर उनको एज अ चेयरपर्सन हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, उनको अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैक्सिमम एज लिमिट अगर पूछा जाए कि चेयरपर्सन को हम कितने एज तक अपॉइंट कर सकते हैं, तो दैट इज बिलो 65 ईयर्स। अगर 65 ईयर्स वो अटेन कर जाते हैं तो फिर उनको हम एज अ चेयरपर्सन सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, the salary and allowances payable to and the other terms and conditions of service of the chairperson and members other than ex officio member shall be such as may be prescribed by the central government। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो भी उनका सैलरी होगा, अलाउंसेस होंगे, चाहे वो मेडिकल हो, ठीक है, या फिर हाउस अलाउंसेस हो, कोई भी अलाउंसेस हो, वो सारी कौन डिसाइड करेंगे, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे। और ये सारी बात जो की जा रही है ना, तो जो हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे, 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे, उन लोगों को छोड़ कर की जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है, जो कि हमने बताया था कि एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब क्या होता है, एक साथ वो 2 पोजीशंस हैंडल कर रहे हैं। तो जो पहले से ही वो किसी पोजीशन में है, मतलब सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ उनको पहले से ही कहीं से मिल रही है, दोबारा से उनको वही फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाएगी। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को छोड़ करके बाकी जो मेंबर्स होंगे उनको ये सारी सैलरी एंड अलाउंसेस मिलेंगे। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट क्या कहता है, चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर शैल बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ of office and of secrecy in such form and in such manner and before such authority as may be prescribed by the central government। ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी ऐसे गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो, तो उसमें अपने ऑफिस इंटर करने से पहले क्या करना पड़ता है, एक ओथ ऑफ ऑफिस या फिर सिक्रेसी हमें लेना पड़ता है। ठीक है, कि हम अपने काम पे जो है पूरी अपने दिल से उसमें फोकस करेंगे, हम दिल से दिस एंड दैट ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है हमारे चेयरपर्सन हो चाहे कोई भी मेंबर हो हमारे, उनको अपने ऑफिस में इंटर करने से पहले एक ओथ लेना पड़ता है ऑफ ऑफिस एंड ऑफ सिक्रेसी। ठीक है, और ये कौन करवाएगा, इसमें लिखा है कि इन सच फॉर्म, एक फॉर्म दिया जाता है जिसपे वो ओथ ये लेते हैं, साइन करते हैं उस पर, एंड इन सच मैनर एंड बिफोर सच अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ये ओथ जो है वो चेयरपर्सन को या किसी भी मेंबर को किसके सामने ये ओथ लेना है, ये डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, नथिंग withstanding anything contained in subsection, the chairperson or any member may relinquish his office by giving in writing to the central government a notice of not less than 3 months। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी भी ऊपर जो भी हमने पॉइंट्स पढ़े, इन सब के अलावा कोई भी मेंबर जो है या फिर जो चेयरपर्सन है, वो अपने ऑफिस से रिजाइन कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे रिजाइन कर सकते हैं। वो इन रिटर्न वो दे सकते हैं, लिख कर, ऐसा अपने रेजिग्नेशन लिख कर दे सकते हैं, किसे, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हैं ऐसा नोटिस। ठीक है, जो कि प्रायर 3 मंथ्स होनी चाहिए। ठीक है, जब आपको रिटायरमेंट लेना है या आपको रेजिग्नेशन देना है, उससे 3 मंथ पहले तक ये नोटिस सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देनी है। ठीक है, या फिर बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 जो है हम आगे पढ़ेंगे, या फिर उनका जब, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जब रिमूवल होगा उनका,
वो किसके अकॉर्डिंग होगा, जो हमारे सेक्शन 8 में जो प्रोविजंस या फिर जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही किसी भी पर्सन या फिर चेयरपर्सन का रिमूवल हो सकता है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट क्या कहते हैं, चेयरपर्सन और एनी मेंबर ceasing to hold office as such shall not represent any person before the food authority or any state authority in any manner। तो जब कोई चेयरपर्सन या फिर कोई भी मेंबर फूड अथॉरिटी के वो अपना ऑफिस या तो रेजिग्नेशन के थ्रू या फिर उनका रिमूवल हो जाता है, तो उसके बाद वो कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, कोई हमारी सेंट्रल फूड अथॉरिटी को भी वो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे या फिर किसी भी स्टेट फूड अथॉरिटी को भी वो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये 2 क्लास था जहाँ पे हमने सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 को कवर किया। ओके, तो अगले क्लास में हम फिर कवर करेंगे सेक्शन 8 जो है हमारा रिमूवल ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ फूड अथॉरिटी, एंड सेक्शन 9 को कवर करेंगे जो है ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द फूड अथॉरिटी। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में अपने कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।